कहानी का शीर्षक है चंद्रहार। औरत को दो चीजें बहुत प्रिय होती हैं, जेवर और पीहर। बुढ़ापे तक इन दो चीजों का मोह नहीं टूटता। पीहर के प्रति लगाव इतना जबरदस्त होता है कि उसे अक्षुण्ण रखने के लिए कई बार बेटियां अपना जायज हक तक छोड़ देती हैं। चंद्रहार कहानी में भावनाओं का ताना बाना इसी बात को लेकर बुना गया है। आइए सुनते हैं कहानी चंद्रहार। रात को सोने से पहले रोज़ की तरह आलोक कमरे में आया। और माताराम, कैसी तबीयत है? ठीक है, चल रही है गाड़ी। अरे गाड़ी अब चलनी नहीं चाहिए, दौड़नी चाहिए, समझी? दवाई वगैरह ले रही हो ना? हाँ, ले रहे हैं। और काम ही क्या है? अरे अब परसों से तो तुमको दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका से तुम्हारे लिए टॉनिक मंगवा रहा हूँ मैं। मैंने प्रश्नार्थक नज़रों से उसको देखा। तुम्हारी लाडली आ रही है 2 दिन बाद। मैंने कुछ नहीं कहा। अम्मा सुन रही हो ना? परसों मीनू आ रही है, मीनू। सुन रही हूँ, कोई बहरी नहीं हो गई हूँ, मैंने तलखी के साथ कहा। अरे मैं इतनी अच्छी खबर दे रहा हूँ, तुम कैसे जवाब दे रही हो? अपनी लाडली से कह देना कि अगर अभी वहाँ से चली नहीं होगी तो रुक जाए। अभी आने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मेरी तेरे ही पे आना, उससे कहना। बार बार खर्च करना ज़रूरी नहीं है। अम्मा, तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? हैं? ये ठीक तो कह रही हूँ। जब मैं मरने की कगार पर थी तब उससे आते नहीं बना। यही सोचा होगा कि इकट्ठे ही जाएंगे, बार बार जाने का तकलीफ़ क्यों उठाएं, है ना? और मैं ऐसी सख्त जान कि देखो सही सलामत लौट आई हूँ अस्पताल से। सही सलामत तुम्हें लौटना ही था अम्मा, तुम्हारी सलामती के लिए ही तो ऑपरेशन किया गया था, हैं? मैं कुछ नहीं बोली, मुंह फुला करके बैठी रही। अम्मा प्लीज़, उससे आते ही कुछ कह मत बैठना। वो नहीं आई थी तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, हमने ही उसे खबर नहीं की थी। क्यों? नहीं, अनु बोली कि मीनू आ जाएगी तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाऊँगी। मुझे अस्पताल भी देखना है, घर भी देखना है। पागल हो गए हो तुम लोग? मीनू क्या कोई पराई थी या इतनी बेअकल थी कि ऐसे समय में भी तुमसे खातिरदारी की अपेक्षा करती? बल्कि उसके आने से तो बहू को सहारा हो जाता। वो अस्पताल में मेरे पास बैठती और बहू घर देख लेती। हाँ अम्मा, पर हमने सोचा। क्या सोचा तुमने? हैं? कल को अगर मैं मर गई होती तो वो लड़की ज़िंदगी भर तुम्हें माफ़ नहीं करती, समझे? अरे अम्मा, बार बार मरने की बात क्यों कर रही हो? तुम्हें मारने के लिए ऑपरेशन थोड़ी किया था। बल्कि ये समझो कि अब तुम्हारी ज़िंदगी 5-10 साल और बढ़ गई है, समझे? और देखो, अगर उस समय मैं उसे बुला लेता, वो हड़बड़ी में आती, पूरा ध्यान उसका बच्चों में लगा रहता। अब उसे खबर की है, उसने अपने सास को बुला लिया है, सास ससुर दोनों उसके पास पहुंच गए हैं। अब वो बिल्कुल इत्मीनान से तुम्हारे पास रहेगी, जितने दिन चाहोगी उसे रख लेना, हैं? मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें पहले बता दिया। मैं तो सरप्राइज़ देना चाह रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा था कि इस समय किसी तरह की एक्साइटमेंट तुम्हारे लिए ख़तरनाक होगी, इसलिए बता दिया। नहीं तो तुम तो आते ही उसे आड़े हाथों ले लेती, लड़की बेचारी रोनी रोनी हो जाती। अच्छा, चलता हूँ मैं, गुड नाइट। और आलोक गुड नाइट करता हुआ चला गया। लेकिन मेरी तो नींद उड़ा गया। सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था कि इन लोगों ने लड़की को खबर ही नहीं की। मैं तो बिल्कुल मान के बैठी थी कि अम्मा की बाईपास की खबर सुनते ही लड़की दौड़ी चली आएगी। अस्पताल में रोज़ रात को ये सोच के सोती कि सुबह सुबह मीनू का हंसता मुस्कराता चेहरा मेरे सामने होगा। लेकिन सुबह से दोपहर हो जाती, दोपहर से शाम हो जाती और फिर रात घिर आती। निराशा में डूबकर मैं फिर सुबह की प्रतीक्षा करने लगती। लेकिन मीनू को न आना था तो न आई। जब उसे खबर ही नहीं की गई थी तो बेचारी आती कैसे? मुझे गुस्सा आता, रोना भी आ जाता, लेकिन अपनी बिटिया की शिकायत किससे करती? लेटे लेटे मुझे मीनू की पिछली यात्रा याद हो आई। 3 साल पहले आई थी, नंद की शादी के लिए आई थी। पूरी छुट्टी वहीं ससुराल में बीत गई। हमारे हिस्से सिर्फ आखिर के 2 दिन आए। उस दिन आलोक ने कान्हा फन सिटी जाने का प्रोग्राम बना लिया तो मीनू ने साफ कह दिया कि मैं नहीं आऊँगी, मैं उतनी देर अम्मा के पास बैठूंगी। जमाई जी बोले, अरे तुम नहीं आओगी तो भाभी को भी संकोच हो जाएगा।
भाभी बोली, मैं तो वैसे भी नहीं आने वाली थी। जमाई बाबू, मैं आपके लिए मूंग का हलवा और मटर की कचौड़ियाँ बना रही हूँ। जमाई राजा बोले, फिर तो मैं यहीं बैठ जाता हूँ भाभी, और थोड़ा ज्ञान अपनी नंदरानी को भी दे दीजिए तो इस गरीब का भला हो जाएगा। देखो, आज मैं कोई कुकरी क्लास लेने के लिए यहाँ नहीं रुक रही हूँ, समझे? मैं अम्मा के लिए रुकी हूँ। वो हंसते हुए बच्चे विदा हो गए। बहू रसोई में चली गई। मीनू मेरे पास आकर के बैठ गई। मैंने अलमारी से अपनी भारी साड़ियों का गट्ठर निकाला और उसके सामने रखा। तुम अपने लिए चुन लो। हैं, ये इतनी भारी साड़ियाँ अब ना पहनने की मेरी उम्र है और न ताकत। तुम अपनी पसंद की चुन लो, बाकी मैं बहू को दे दूँगी। मीनू ने उन कपड़ों की तरफ देखा भी नहीं। बोली, अम्मा, वहाँ साड़ी पहनने का मौका ही कब आता है? मुश्किल से साल भर में 8-10 बार साड़ियाँ पहन पाती हूँ। मेरी शादी की साड़ियाँ पड़े पड़े ख़राब हो रही हैं, इनको ले जाके क्या करूँगी? और इनके तुम सूट तो बनवाने नहीं दोगी। मैंने फ़ौरन वो ढेर अपनी तरफ खसका लिया। खबरदार जो इन कपड़ों पर कैंची चलाई। कैसे दरिद्री लक्षण हैं तुम्हारे। जिनके पास नहीं होता वो बेचारे तरसते हैं, और तुम लोग इतनी भारी साड़ियाँ फाड़ फाड़ के उसके दुपट्टे और कुर्ते बनवाती रहती हो। अच्छा ठीक है, चांदी के बर्तन अपने कब ले जाओगी? मेरे लॉकर में जगह नहीं है अब। अम्मा, पड़े रहने दो ना, यहाँ से ले जाऊंगी और देवरानी के लॉकर में रखूंगी। क्या मतलब है? उनसे तो मांगते भी संकोच होगा। इससे तो अच्छा है जब मैं भारत वापस लौट आऊँगी ना, तब सब ले जाऊँगी। अरे बेटा, मेरा मन होता है बेटी को कुछ देने का। अच्छा तो ऐसा करो, तुम अपना चंद्रहार मुझे दे देना। एक एक लड़ मैं अपनी बहुओं को पहनाऊंगी और एक लड़ मैं पहनूंगी। तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। अरे तो सुबह बोलना था ना। अब तो बैंक भी बंद हो गया होगा, और कल इतवार आ गया। परसों तुम्हारी फ़्लाइट कब है? ओफो अम्मा, इतनी जल्दी नहीं है ना। अभी मेरे बच्चे ब्याहने लायक हुए हैं, ना अभी तुम कहीं जा रही हो। मैंने तो एक बात कही। अरे जाते समय याद थोड़ी रहेगा। नहीं रहेगा तो भाभी से कह देते ना। भाभी, उसने ज़ोर से आवाज़ दी। लड़की है कि तूफ़ान। बहू रानी आंचल से पसीना पोंछते हुए आ खड़ी हुई और पार्वती से कहा, पार्वती जा तो ज़रा मेरा हलवा चला, देख लगने नहीं देना। हाँ बोलो, क्या बात है? हम माँ बेटी एक दूसरे का मुंह देखते रहे। जल्दी बोलो भाई, उधर हलवा जल जाएगा, तुम्हारे दूल्हे के लिए बना रही हूँ। अरे ये माँ देखो क्या कह रही हैं। अब बहू रानी मुझे देख रही थी। मुझे बोलना ही था। नहीं, मैं ये कह रही थी, मेरे मरने के बाद ना वो चंद्रहार इसे दे देना। तो मरने का इंतज़ार क्यों करती हैं? अभी अपने हाथ से दे दीजिए ना। कहते हुए वो तुनक के चली गई। उसने बात भले ही अच्छी कही होगी, लेकिन उसका लहजा बड़ा खतरनाक था, और पार्वती ने तुरंत ही उसकी पुष्टि कर दी। बोली, भाभी जी भुनभुना रही थी कि सेवा करने के लिए तो हम हैं और मेवा खाने के लिए बिटिया रानी। मेरा मन हुआ कि उससे बुलाकर कहूँ कि बेटा, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम सीरियसली मत लेना। लेकिन मैं ऐसा करती तो वो पार्वती का गला पकड़ लेती कि तुम लगाई बुझाई करती रहती हो। खैर, बिटिया ने बड़े प्रेम से मजाक में ही सही एक चीज़ मांगी थी, और मैंने तय कर लिया था कि मैं उसे ज़रूर दूंगी। जब ऑपरेशन की तारीख तय हुई तो मैं पैसे निकालने के बहाने बैंक में गई और हार निकाल के ले आई। पहले तो मन हुआ कि बहू रानी को दे दूं, कहूं कि मेरा अगर ऑपरेशन में कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरी बिटिया को ये दे देना। लेकिन उस दिन के उसके तेवर याद आ गए और मन नहीं हुआ। सोचा चलो, अगर ईश्वर की कृपा से बच गई तो मैं अपने हाथ से ही दे दूंगी। दूसरे दिन सुबह बहू रानी चाय देने आई तो मैंने कहा, मेरी अलमारी की चाबियां तुम्हारे पास हैं ना? ज़रा दोगी? ज़रा बैठे बैठे अलमारी ठीक कर लूँ। वो बोली, अम्मा जी, आपकी तबीयत अभी उतनी अच्छी नहीं हुई है, बेकार को एग्जर्ट मत कीजिए, पहली फुर्सत में मैं ही ठीक कर दूंगी। अरे मैं कुछ नहीं करूँगी रे, पार्वती की मदद से एक खाना खाली कर लेती हूँ बिट्टो के लिए। क्यों? गेस्ट रूम में अलमारी है तो? नहीं नहीं, इस बार वो अकेली आ रही तो मेरे पास रहेगी। बहू कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने चाबियाँ भी नहीं दी। जब दोपहर की चाय की बारी आई तो मैंने उससे कहा, फिर याद दिलाया। मैंने कहा, देखो, वो ऑपरेशन के समय कान का, गले का, हाथ का सब उतार के रख दिया था ना। मुझे इस हालत में देखेगी ना तो मीनू को अच्छा नहीं लगेगा। बहू ने इस बार कुछ नहीं कहा, झन्न से चाबियां पटक के चली गई।
बाद में पार्वती ने बताया कि बहुरानी बड़बड़ा रही थीं कि चलते नहीं बन रहा है, सीधे खड़े होते नहीं बन रहा है, चलती हैं तो चक्कर आते हैं, लेकिन प्राण देखो चाबी में अटके हुए हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। पार्वती को सारे कपड़े निकाल के दिए अलमारी के एक कोने में और कहा कि बैठ करके इसकी घड़ी बनाओ। और मैंने धीरे से लॉकर खोला, अंदर हाथ डाला। ऑपरेशन के समय सारी चीज़ें निकाल करके एक रुमाल में बांध के रख दी थी, वो सामने ही पड़ा मिल गया। बाद में मैंने अंदर तक हाथ डाला, बैंक के कागज़ पत्तर थे, पूजा के लगने वाले चांदी के बर्तन थे, अमेरिकन डायमंड की चूड़ियाँ थी, नेकलेस था, और एक प्लास्टिक की थैली में ढेर सारी टॉप्स, अंगूठियाँ सब थे। लेकिन वो मखमली पाउच नहीं मिला जिसके लिए मैंने अलमारी खोली थी। खड़े खड़े मुझे थकान सी होने लगी और आकर के मैं बिस्तर पे बैठ गई। 2 दिन बाद मीनू आई। घर खुशियों से भर गया। मीनू खुश थी कि अम्मा ठीक ठाक हैं, मैं खुश थी कि भैया भाभी उसका प्रेम से स्वागत कर रहे हैं, और बच्चे खुश थे कि बुआ अपने साथ ढेर सारी चीज़ें लाई हैं। मैंने सोचा थोड़ा पार्वती को भी खुश कर दूं। कहा, पार्वती दीदी हैं, जब तक तुम रात को घर चली जाया करो। खुश हो गई बेचारी। मेरे ऑपरेशन के बाद से बंद सी गई थी, और बंगला कितना भी शानदार हो, घर तो घर ही होता है, और अपने बाल बच्चों के बीच में रहने का सबका मन होता है। रात को मैंने मीनू से कहा, बेटा मेरा एक काम करोगी? क्या है अम्मा? पानी ला दूँ या दूध गर्म कर दूँ? नहीं रे, वो तो सब थर्मास में रखा हुआ है ना। मेरा ज़रा लॉकर ठीक कर देगी क्या? देख एकदम गदर मचा हुआ है। दिन भर घर में नौकरों का आना जाना होता रहता है तो मैं कर नहीं पाती, और वैसे भी मुझसे अब खड़ा नहीं हुआ जाता। मीनू ने कुछ नहीं कहा। टीवी बंद किया और पलंग पर चादर बिछा करके उसने सारी चीज़ें निकाल लीं, और साथ ही उसकी कॉमेंट्री शुरू हो गई। अम्मा ये कैसे रखा हुआ है ये सब चीज़ हैं? इनकी डिबिया कहाँ गई? टॉप्स और अंगूठियाँ ऐसे फेंक रखी हैं जैसे बिल्कुल नकली हों हैं। और ये अमेरिकन डायमंड वाला तुम पहनती नहीं तो वहाँ रखवा दो ना बैंक में। और पूजा के बर्तन भी इतने सारे क्यों रखे हैं? जब तीज त्यौहार पे अपनी चीज़ें लेने जाओगी तो इनको भी मंगा लेना, है ना। वो बोलती जा रही थी, वो सबको ठीक से डिब्बियों में वगैरह रखती भी जा रही थी। मैं पूरे इसमें नज़रें घुमा रही थी, लेकिन जिस चीज़ को मैं ढूंढ रही थी वो मुझे नहीं दिख रही थी। बड़ी देर बाद मीनू का ध्यान मेरी ओर गया और अपना भाषण बीच में रोक कर बोली, कुछ खो गया है क्या अम्मा? अरे मेरा वो चंद्रहार नहीं मिल रहा है। वो तो बैंक में था ना। नहीं रे, ऑपरेशन से पहले मैं उसे निकाल लाई थी। कमाल करती हो अम्मा, ऑपरेशन से पहले तो तुम्हें ये सारा कबाड़ भी बैंक में रखना चाहिए था। इतनी जोखिम घर में रखे रहती हो तुम। और तब तो 8-10 दिन घर बिल्कुल सूना रहा होगा। अगर किसी का हाथ लग जाता ना तो चांदी हो जाती उसकी, हैं? चाबियाँ किसके पास थी? तेरी भाभी के पास। तो उनसे पूछ लो ना, कहीं रख दिया होगा उठा के। अरे ना बाबा, चाबियाँ मांगी थी तो उसे इतना ताव आ गया था। अब हार के लिए पूछूंगी तो पूरा घर सिर पे उठा लेगी। ठीक है, तो फिर भूल जाओ और सो जाओ चुपचाप, उसने कहा, और मैं चुपचाप लेट गई। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ क्या कोई भूलने की होती है? सारा फैलारा समेट कर वो भी मेरे पास आकर के लेटी रही। मैं अंधेरे में छत के पंखे को ताकते हुए सोच में डूबी रही। थोड़ी देर बाद एकदम मीनू की आवाज़ आई, अम्मा तुम्हारी एक और चीज़ गायब है, लेकिन जिसका तुम्हें ध्यान ही नहीं है। कौन सी रे? एक वो मखमल की थैली नहीं हुआ करती थी जिसमें तुम बाबूजी की चिट्ठियाँ रखती थी? वो नहीं दिखाई थी मुझे। लॉकर में रखती थी हम लोगों से बचा करके। मैं एकदम उठ बैठी। हे भगवान! मीनू घबरा करके उठ बैठी। क्या हुआ अम्मा? तू मेरी वो बड़ी वाली संदूक खोल तो। कौन सी? वो बड़ी वाली सफ़ेद। बाप रे अम्मा, इतनी रात को उस पर कबाड़ तो देखो कितना है। हुआ करे बेटा, प्लीज़ इतना मेरा काम कर दो, नहीं तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। मेरी उस संदूक को खोलना सच में एक बहुत विकट काम था। उस पर पूरा भानुमति का कुनबा फैला हुआ था। मेरी गीता, रामायण, भागवत, मेरी राम नाम की कॉपी, धोबी की कॉपी, सिलाई का सामान, मालिश के तेल। बेचारी ने सब उठा उठा के नीचे रखा और वो संदूक खोला। उस संदूक में तो मेरी पूरी दुनिया थी। बच्चों के जन्म से लेकर के अब तक के फ़ोटो,
दोनों की शादियों के एल्बम, बच्चों की पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक की प्रगति पुस्तिकाएं, तरह तरह के सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और बच्चों के पिताजी को जगह जगह से मिले हुए मानपत्र, बच्चों के बच्चों की जन्म कुंडलियाँ, पता नहीं क्या क्या था। मेरी पूरी दुनिया थी उसमें। मीनू उसमें हाथ डालकर को खंगाल रही थी कि एकाएक उसके हाथ वो मखमली थैली लगी। थैंक गॉड, एक चीज़ तो मिली। मैंने झपट करके उसके हाथ से वो थैली ले ली, अधीरता से उसकी डोरी सरकाई और उसके अंदर से वो जामुनी बटुआ निकल आया, पाउच। थैंक गॉड, मैंने उसकी नकल करते हुए कहा। दूसरी चीज़ भी मिल गई। मिलती कैसे नहीं, वो खोई थी क्या? तुम ही रख करके भूल गई थी, और ये कोई जगह है रखने की? और मैं तो हैरान हूँ कि तुमने यहाँ रखी कैसे। ये सब सामान उठाते उठाते मैं पसीना पसीना हो गई थी। तुमने ये सब कैसे किया अम्मा? खैर, अब जो हुआ सो हुआ। चल, ये रख ले चुपचाप। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ ऐसे पीछे कर लिया जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। नहीं अम्मा, मुझे नहीं चाहिए। अरे, तुम ही तो कह रही थी। हाँ अम्मा, तब मैंने कहा था, लेकिन अब इस हार के साथ ये सारी यादें जुड़ जाएंगी और मैं कभी भी उसको एंजॉय नहीं कर पाऊँगी। कौन सी यादें अम्मा? तुमने सारी दुनिया से छिपा कर के ये चीज़ यहाँ क्यों रखी? अलमारी की चाबियाँ भाभी के पास थीं, इसीलिए ना? तुमने मन ही मन भाभी को कटघरे में खड़ा कर दिया था ना? हैं? तुम सोचो, भाभी भी तो ये सोच सकती हैं। वो भी तो ये सोचेंगी कि शायद तुमने 3 साल पहले ये चीज़ मुझे दे दी थी और उन्हें बताना भूल गई थी। या वो ये भी सोच सकती हैं कि तुम हर बार मुझे कुछ न कुछ उनसे छुपा कर देती रही हो। तुमने तो अपने मन का शक किसी पर जाहिर नहीं किया, लेकिन भाभी को तो जानती हो ना, वो तो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट कर देंगी। भैया के सामने शर्म के मारे मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। अरे, इसमें शर्म की क्या बात है? मेरी चीज़ है, मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ। क्या मेरा हक नहीं है? अम्मा, हक तो है, लेकिन हक से भी बड़ा होता है विश्वास, और मैं वो विश्वास तोड़ना नहीं चाहती। अम्मा, रिश्ते दर्पण की तरह नाजुक होते हैं, ज़रा से में दरक जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। मैं इन रिश्तों को सहेजना चाहती हूँ अम्मा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बाद भी इस घर में मेरा दाना पानी बना रहे, ताकि जब जब भारत आऊँ मैं यहाँ आकर तुम्हारी यादें ताज़ा कर सकूँ। मैं चाहती हूँ कि इस घर के दरवाजे हमेशा मेरे लिए खुले रहें, ताकि जब मेरे बच्चों की शादी हो तो मैं ठसक के साथ यहाँ भात मांगने आ सकूँ। ये मेरे पीहर की देहरी है अम्मा, दुनिया के किसी भी जेवर से मेरे लिए ज़्यादा कीमती है। इसे मुझसे मत छीनो प्लीज़। और उसकी आंखें छल आईं। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और कहा, अरे मेरी नन्ही परी, अब तो मुझसे भी समझदार हो गई।